हाय स्कॉलर्स, लेक्चर नंबर 9 सॉलिड स्टेट में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग 8 लेक्चर सॉलिड स्टेट के कवर कर चुके हैं, जिसमें लगभग हम लोगों ने 70% चैप्टर कवर कर लिया है। अब हम लोग सॉलिड स्टेट के बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं। हमारे 4 से 5 टॉपिक हैं, जैसे रेडियस रेशियो, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे NaCl, ZnS, CaCl वगैरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इतनी चीज़ें बची हुई हैं। लगभग में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट 60 to 70% कवर कर चुके हैं। इसी के साथ आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, और इस लेक्चर नंबर 9 में हमारे सभी कॉन्सेप्टर्स, हमारे सभी टेंजेंटर्स और स्कॉलर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एकदम ओके हो जाइए, टाइम हो चुका है, अपने स्टडी कॉर्नर पे बैठ जाइए, डेली की तरह नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आज लेक्चर नंबर 9 में मुख्य हमारा फोकस होगा रेडियस रेशियो। वास्तव में अगर रेडियस रेशियो टॉपिक की बात करें तो सॉलिड स्टेट में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क्स का CBSE बोर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहीं न कहीं CBSE बोर्ड में तो एक क्वेश्चन आता ही है। CBSE बोर्ड हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, एक क्वेश्चन रेडियस रेशियो से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर किसी आयनिक क्रिस्टल से पूछ लिया जाता है, या फिर उसके स्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि मीनिंग किस टाइप की क्लोज पैकिंग है, BCC है, FCC है, PCC है। तो बहुत ही क्रूशियल हमारा आज का लेक्चर है रेडियस रेशियो। और वहीं पे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, चाहे वो नीट हो या IIT JEE की कोई भी एग्जाम हो, तो रेडियस रेशियो से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और ये मानिए कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेडियस रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाना ही है। जिस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी तरह से रेडियस रेशियो भी कम नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेडी हो जाइए। जितने भी नींद में हैं जल्दी से मुंह हाथ धुल लीजिए, अपने स्टडी कॉर्नर पे बैठिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9, और आज का जो हम लोगों का मुख्य टॉपिक होगा रेडियस रेशियो। क्या होने वाला है बेटा? रेडियस रेशियो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और बहुत सिंपल वे में और आसान से आसान वे में आज आपको लेक्चर नंबर 9 में कवर कराऊंगा। और देखिए बेटा, थोड़ा सा मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी अगर हम लोगों को अपना रिजल्ट इनकमिंग सेशन में बेस्ट देना है, हमें बेस्ट बनना है, तो बेस्ट तरह से हमें प्रयास भी करने पड़ेंगे। आपका जो सेशन 22 है टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड में 27 फरवरी से लगभग, फरवरी नहीं, मार्च, 27 मार्च से हमने स्टार्ट किया, और लगभग 27 फरवरी से हमने बुरी तरह से 27 जो अपना है वो हमने 12th वालों के लिए फोकस किया था। लगभग 12th वालों के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, जिसमें ऑर्गेनिक लगभग में कवर कर दी है, और फिजिकल आपके साथ भी रिवीजन करते चले जा रहे हो, और P ब्लॉक, सरफेस वगैरह ये भी सब कवर कर चुके हैं। जो 12th की एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं हमारे 20-21 सेशन में, उनके लिए लगभग में कवर कर दिया। अब ये हमारा टारगेट है 21-22, तो इसलिए 21-22 एक ऐसा सेशन हम लोग डन करेंगे, चाहे वो IIT मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, 12th बोर्ड हो, सभी में हम लोगों को धमाल मचाना है। केमिस्ट्री वर्ड में नाम अपना करना है कि टेंजेंटस केमिस्ट्री वास्तव में बेस्ट है। तो इसलिए जिस तरह से आपके साथ आपके सर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी उसी तरह से फोकस रहना पड़ेगा। रेगुलर वे में आइए। जब मैं आपके लिए 9 बजे आ जाता हूं तो कुछ बच्चों की कंप्लेंट आ रही है, कह रहे हैं सर आप लेक्चर डेली अपडेट कर देते हैं और मैं सर पूरे भी नहीं कर पाता हूं। तो ये थोड़ी भाई, जब सर लेक्चर डेली अपडेट करते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो थोड़ा रेगुलर वे में अप्लाई होना पड़ेगा हमें। रेगुलर वे में स्टडी करिए। डेली का डेली लेक्चर अगर कवर करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, और बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम लोग अपनी केमिस्ट्री को टाइम से सिलेबस खत्म कर पाएंगे, और जिससे आने वाली एग्जाम्स को अच्छे से हम लोग हैंडल कर पाएंगे। तो थोड़ा रेगुलर वे में आइए, समय से क्लास को अटेंड करें। कहीं न कहीं देखिए, काम और ये जितने बहाने होते हैं ये तो जीवन में बने ही रहते हैं। इनसे ये सारे समय से करने के बाद हमें समय से यहाँ भी रहना पड़ेगा,
तभी हम लोग बेस्ट अपना दे सकेंगे। तो इसलिए बेटा आप अच्छे से कोशिश करिए और रेगुलर वे में क्लास को अटेंड कीजिए। जैसा आप सभी जानते हैं संडे को ऑफ रहेगा, संडे को आपकी हम छुट्टी कर देते हैं, लेक्चर नहीं मिलता होगा तो संडे को आपका ऑफ रहेगा और बाकी दिन आपको 9 से 10 12th IIT मेन नीट के बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं आसानी से। जितना भी 12th का सिलेबस है हर लेवल का वो हम लोग कवर करेंगे इस सेशन 21-22 में। तो बेटा रेडियस रेशियो आखिरकार है क्या, बात करते हैं। देखिए अगर रेडियस रेशियो को हम लोग कहते हैं तो इसे R.R से इंडिकेट करेंगे, समझ गए होंगे। R.R का मीनिंग क्या, रेडियस रेशियो है। इसका आखिरकार यूज क्या है, इसका जो सबसे बड़ा यूज है तो याद रखना, इट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। रेडियस रेशियो जो कॉन्सेप्ट है वो केवल आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे अप्लाई होगा। तो वास्तव में अगर इट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करेगा। रेडियस रेशियो किस तरह से करेगा, वन बाय एक एक पॉइंट हम लोग यहां पे सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसे लेट कर सकते हैं, सेकेंड पॉइंट ये भी कर सकते हैं, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्टेबिलिटी को भी बताएगा। दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स। ये मुख्य कह सकते हैं 3 फंडामेंटल वर्क हैं रेडियस रेशियो के। इन 3 चीजों को एग्जैक्ट बताना, जैसे NaCl का क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन सी पैकिंग होगी, कैटाइन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एनाइन का क्या होगा, ये स्टेबल है कि नहीं है, कब स्टेबल होगा। CH आयनिक कंपाउंड्स है ना। आयनिक का मीनिंग, अगर आयनिक कंपाउंड्स की हम लोग बात करें तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल, NaCl, CHCl, ZnS, MgO, Na2O, CaF2, LiCl, LiBr, TlCl, TlBr, CuCl, CuBr, है ना, CaF2 हो गया। तो ये सारे हमारे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं, आपके सामने है। अब इनके बारे में हमें जानना, अभी तो हमें ये पता ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं क्योंकि ये जो क्लोजली पैक्ड होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं, कौन बांध के रखता है इन्हें, आयनिक बॉन्ड। बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, लैटिस क्रिस्टल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए लैटिस क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए लैटिस एंथैल्पी हाई होती है। ये सारी बातें जानते हैं। लेकिन अगर अब मैं यहीं पे आपसे कहूं कि CHCl में बताइए कौन सी यूनिट सेल होगी, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा CS प्लस का, कितना Cl माइनस का हो, तो आप फंस जाएंगे, चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को बताने के लिए रेडियस रेशियो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम। आए रास्ते पे इनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए ही रेडियस रेशियो को यूज किया है। ये रेडियस रेशियो जो कॉन्सेप्ट हमारा है इसीलिए यूज है। बात को समझ में, बात को समझे ना, यस, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, बातों को लिखें। देखिए सामने है, इट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स। सारी बातें हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ये है हमारा रेडियस रेशियो कॉन्सेप्ट। अब क्या है, कैसे वर्क करेगा, क्या कैसे फंक्शनिंग करता है, ये अपने फंक्शंस को इंडिकेट करेगा, सारी बातों को जानेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट लें, जल्दी आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ओके बेटा, यस।
हो गया स्क्रीनशॉट? यस। चलिए आगे हम लोग अब रेडियस रेशियो है क्या। अगर रेडियस रेशियो की डेफिनेशन लिखते हैं तो रेडियस रेशियो है क्या, तो आर के बारे में अगर लिखते हैं, रेडियस रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। क्लियर हुआ? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। तो यहां पे रेडियस रेशियो इक्वल टू फार्मूला बड़ी सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं बेटा, रेडियस रेशियो इक्वल टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, या फिर आर यहां पे कैटाइन जगह सी प्लस और एनाइन जगह ए माइनस, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते। सी फॉर कैटाइन, ए फॉर एनाइन। तो ये रेडियस रेशियो है हमारा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं, NaCl है, इसका रेडियस रेशियो क्या होगा, तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस रेशियो आर इक्वल टू NaCl के लिए क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस जो होगा वो हमेशा रेडियस रेशियो को इंडिकेट करेगा। क्लियर हुई बात? तो ये रेडियस रेशियो है हमारा। अब अगर हम लोग रेडियस रेशियो की बात करें बेटा, तो यहां पे डिपेंड करेगा कि अगर, अब यहां पे एक दो नोट पॉइंट लिखते हैं, अच्छे अच्छे बेहतरीन पॉइंट, शक्तिमान वाले, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या ये, अगर हमारा एक कैटाइन जितना बड़ा होगा, एटॉमिक साइज इसका जितना ग्रेटर होगा, रेडियस रेशियो भी उतना ही ज्यादा होगा। देखिए ना, ऊपर है ना। और अगर एनाइन बड़ा होता जाएगा तो रेडियस रेशियो कम होता जाएगा। ये तो हमारा फार्मूला बता रहा। तो मीनिंग हम लोग कह सकते फर्स्ट पॉइंट में, अगर रेडियस ऑफ कैटाइन इंक्रीज होगी देन तो रेडियस रेशियो भी बेटा इंक्रीज होगा। सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं। देखिए आपके सामने है, कोई नई बात नहीं बताई जा रही, आपके सामने है ना। और सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, अगर एनाइन का रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो रेडियस रेशियो क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। और यहीं पे एक बेहतरीन हम आपको थर्ड पॉइंट बताने वाले हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, शक्तिमान वाले। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेशियो। याद रखिए हमेशा, रेडियस रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इस पॉइंट को हम लोग ग्राफिकली इंडिकेट करें, इधर स्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, एक तरफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, और एक तरफ अगर मैं रेडियस रेशियो को ले लूं तो यहां पे ग्राफ क्या बनने वाला, कर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बन जाएगा आपके सामने। याद रखेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट मैं इंडिकेट कर रहा हूं इसे। रेडियस रेशियो जितना ज्यादा होगा हमारा आयनिक क्रिस्टल उतना सॉलिड होगा। इस पॉइंट को गांठ में बांध लीजिए और हमेशा याद रखिए। और रेडियस रेशियो ज्यादा रखने के लिए हमें जो कैटाइन होगा बड़ा से बड़ा यूज करना पड़ेगा। इसी पे डिपेंड करे। पूरा लेक्चर इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे फोकस होने वाला है। याद रखिए, एक्सप्लेन किया आपको, तीनों पॉइंट्स हमने बता दिए क्या क्या स्थिति होनी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग अब आगे इस लेक्चर को हमें कैरी ऑन करना है। एक एक पॉइंट को समझिए अच्छे से, जल्दी नोट कर, जल्दी स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स को इसी तरह से पढ़ते जाना हम लोगों को है, मजा आ जाएगा। रेडियस रेशियो एकदम बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगा आपको। जल्दी स्क्रीनशॉट ले। हो गया, मैं हट जा रहा हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले बेटा। ओके डन। थोड़ा कमेंट बॉक्स में शोर मचाते रहें, जैसा समझ में आए वैसा बताएं। तो यहां से ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है
कि अगर रेडियस रेशियो हमारा इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी हमारी आयनिक सॉलिड की इंक्रीज होने वाली है। रेडियस रेशियो कब इंक्रीज होगा? तो यहां से फोर्थ पॉइंट जो बन के हमारा आने वाला है, रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। और रेडियस रेशियो कब इंक्रीज होगा? जब कैटाइन का साइज इंक्रीज होगा। तो ये तीनों की तीनों चीजें डन है एकदम, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यहीं से फिफ्थ पॉइंट, अगर एनाइन की रेडियस बढ़ गई हमारी, बढ़ गई तो रेडियस रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी भैया हमारी डिक्रीज हो जाएगी, याद रखें। ओके, समझ में आया। अब यहीं से सिक्स्थ पॉइंट ये भी बन सकता है, अगर रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ एनाइन डिक्रीज हो जाए तो रेडियस रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये केस है। देखिए भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे सकते हैं हमें कौन सा अलग होगा, कौन सा डिफरेंट होगा, तो इस तरह से ये इंडिकेशन हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इसीलिए नोट कर लेंगे चीज़ों को। इसी तरह से सेवेंथ पॉइंट यहीं पे और बन सकता, अगर हमने इस कैटाइन के साइज को डिक्रीज कर दिया, रेडियस रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो सारे पॉइंट समझ में आ गए ना? तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स बन सकते हैं हमारे। तो ध्यान रखें, ये स्थिति यहां पे होने वाली हमारी है। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले बेटा, नोट करें, फिर आगे हम लोग नए स्टेप की तरफ जाते हैं। ये स्टेप रेडियस रेशियो को सीख लिया, किस तरह से वेरी करेगा कैटाइंस के साइज के अकॉर्डिंग, एनाइन के साइज के अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीजें हम लोगों ने यहां से देख ली। बहुत सिंपल वे में, इजी वे में हम लोगों ने इन चीजों को सीख लिया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बेटा। तो यहां से इसके बाद अब हम यहां पे थोड़ा सा अपनी पीटी को यूज करेंगे। पीटी मीनिंग इस पीरियोडिक टेबल को, पीटी को यूज करेंगे। जो हम लोग पीरियोडिक टेबल है हमारी, इसे हल्का सा यूज करेंगे। और हम लोग पढ़ते भी हैं, 11वीं क्लास में ही पढ़ा है क्या, द एटॉमिक साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज लेस देन एनाइन। याद रखेंगे, द एटॉमिक साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज लेस देन एटॉमिक साइज ऑफ एनाइन। क्लियर? ठीक है, एटॉमिक साइज ऑफ एनाइन कि हमेशा कैसे होगा, ये छोटा होगा। किसका साइज? कैटाइन का। अब यहीं पे चीजों को हम लोगों को नोट करना। तो R प्लस क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, और R माइनस हमेशा बड़ा होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर ऐसी स्थिति है तो अब हम लोग यहीं से याद रखेंगे। तो इसका मीनिंग एनाइन को यूज यहां पे जब हम लोग आयनिक के क्रिस्टल्स बनाएंगे तो हमेशा इसे पैकिंग में यूज किया जाएगा। जब हम लोग पैकिंग करेंगे तो इस एनाइन को यूज करेंगे। और जब जो छोटा होगा, जो कैटाइन का साइज छोटा होगा, एनाइंस को पैकिंग में यूज किया जाएगा, कैटाइंस को वॉइड्स में यूज किया जाएगा, खाली जगह में यूज किया जाएगा। अगर सिंपल वे में समझे तो हम लोग इस तरह से जब पैकिंग करते हैं, इस तरह से सिंपल वे में समझें अगर, तो इस तरह से जब पैकिंग करेंगे, ये करते थे ना पैकिंग इस तरह से, तो याद रखें सिंपल वे में, बात को समझ लें अच्छे से। तो पैकिंग में एनाइन यूज, ये माइनस में रहेगा, जितने एनाइन है ये माइनस में रहेंगे। ठीक है, ये माइनस में रहेंगे। और जो बीच में यहां पाएगा, ये हमारा, ये कैटाइंस होंगे यहां पे वॉइड्स में, खाली जगह में, ये कैटाइंस यहां जाएंगे। क्लियर हुआ? रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग इस तरह से स्ट्रक्चर, ये सारे कैटाइंस बीच बीच में बनेंगे। क्लियर है? सीधा है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं टेनिस की बॉल्स को अरेंज कीजिए ऐसे,
तो बीच में जो खाली जगह रह जाएगी उनमें कंचों को भरना। कंचे, कंचे खेले ज्यूं, तो कंचों को भरना। टेनिस की बॉल को अरेंज कीजिए ऐसे और बीच में खाली जगहों में कंचे। अगर एक हमारे बॉक्स है हमारे पास, उसमें बॉल और कंचों को अगर हमें रखना, तो पहले बॉल को अरेंज करिए, बीच में खाली जगह रह जाएगी उनमें कंचों को रख सकते हैं आसानी से, है ना। तो इस तरह, या फिर आपने देखा होगा मिठाई के, जहाँ पे यहाँ मिठाई वगैरह देखी, मिठाई वगैरह मतलब दुकानों पे जाते हैं ना मिठाई पे, तो देखे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है ना, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू या सामान लड्डू या कोई और टाइप के लड्डू, जब उसमें देखा होगा आपने डब्बों में ऐसे पैक किए जाते हैं और बीच में खाली जगह होती है, तो उसमें बीच में छोटी छोटी चीज़ें भर दी जाती हैं, जैसे छोटे छोटे छेने भर दिए गए या बादाम भर दिए गए या काजू वगैरह भर दिए और खूब सजा के रखे जाते हैं, गिफ्ट पैक बना के रखा जाता है। तो देखा होगा ना कि बीच बड़ी बड़ी चीज़ें भर दी जाती है और जो छोटे छोटे पार्ट्स बचते हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ें भर दी जाती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे पैकिंग होने वाली है। जो A9 जो बड़ा साइज होगा वो हमेशा अरेंज किया जाएगा, पैक किया जाएगा, और जो हमारा कैटाइन छोटा साइज होगा वो जो बैकेंड जगह बचेगी छोटी छोटी उनके फॉर्म में भरा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पैकिंग होगी। अब ये तो हम लोग जान चुके हैं कि पैकिंग कैसे करेंगे, कैटाइन कहाँ होगा, A9 कहाँ होगा। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन पावर को आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। चीज़ों देखिए है क्या नॉर्मल, कुछ चीज़ें अपने आप भी दिमाग में सोचिए, है ना। देखो एक और चीज़ है, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, याद रखना NCERT से कुछ भी बाहर नहीं जाता है। NCERT के ही क्वेश्चंस बेस्ड हैं। आप लोग क्या करते हैं, नए नए आते हैं, बड़ी बड़ी हैवी भी बुक्स पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं बहुत खूब मोटी मोटी बुक्स, फिर उनकी लैंग्वेज से परेशान होके कहते हैं ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, और अपनी पढ़ाई को आप कमजोर समझ के अपने आप को हैंग करने लगते हैं। ये नहीं करना हम लोग, चीजों को समझिए। मैं एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं, हमें सुनिए, पढ़िए, समझिए, फिर आप अपने पास जो ही NCERT की बुक है, इससे ज्यादा NCERT एक्सप्लोरर ले लें, उनके क्वेश्चंस करें। अगर आप पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए NCERT के क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, इट मींस आप बेस्ट है, अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप फालतू के कचड़े में मत पड़िए, ध्यान रखिए एक बार, और अच्छे तरह से NCERT के इंटेक्स एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को कीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ बचता है तो NCERT एक्सप्लोरर को हम लोग अच्छे से यूज कर लेंगे। उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो मैं भी आपको होमवर्क में देता हूं, उसके बाद भी टाइम है तब किसी अन्य बुक के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले वो एडवांस बुक लेके मत बैठना, बहुत कठिन हो जाएगी, फिर आप डर जाएंगे। ये ऐसे नहीं होती पढ़ाई, पढ़ाई को हम लोग कठिन स्वयं बना देते हैं। तो इन सारी बातों का भी थोड़ा सा हमारा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई भी एग्जाम बड़ी नहीं है, बस सिस्टेमेटिक रेगुलर वे में अच्छे से गुनगुनाते हुए पढ़ाई करते जाएं। कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जो आप उसे पार ना कर पाएं, उखाड़ के फेंकने वाले हैं आप लोग। चलिए, तो ठीक इस तरह से हम लोग ये चीज को समझ चुके हैं। अब यहाँ पे पैकिंग के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स होंगे, रूल्स ऑफ पैकिंग, ठीक। रूल्स ऑफ पैकिंग का मीनिंग क्या? सबसे पहला जो रूल होगा यहां पे पैक करते समय कि अगर रूल्स ऑफ पैकिंग फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबल आयनिक क्रिस्टल, फॉर स्टेबल आयनिक क्रिस्टल, स्टेबल आयनिक क्रिस्टल्स के लिए जो हमारे रूल्स होंगे, जो हमारी स्थिति होगी, उसे हमें जानना है बेटा, यहाँ पे समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे। तो किस तरह से चीज़ों को हम लोगों को समझना है, जानना है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, आप लोग देख रहे होंगे हमारे स्ट्रक्चर में एनाइंस आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक, लेकिन ये टच नहीं करेंगे, दिखा है बहुत माइन्यूटली, ये बीच में स्पेस भी रखते हैं बहुत माइन्यूटली। क्यों? आप जानते हैं नेगेटिव कभी टच करेंगे? नेगेटिव तो भैया रिपल करेंगे एक दूसरे को।
देखिए एक सीधा सा यहाँ पे हम लोग फंडा सीखेंगे कि अगर एनाइन हमारा ये है तो इसके चारों तरफ हम लोग कैटाइन ऐसे पैक करें कि ये एक दूसरे को टच ना करें। कितने कैटाइन हम लोग इस कैटाइन के चारों तरफ कितने एनाइंस इसे घेर सकते थे? कितने एनाइन इसे घेर लेंगे? यहाँ पे 3। ये कैटाइन है हमारा, इस तरह से ये एनाइन है, 3 हो गए। या बहुत छोटा एनाइन ले लिया हमने, सपोज दैट ऐसे पॉइंट, तो इसे तो भैया 2 ही घेर लेंगे, इस तरह से 2 ही एनाइन घेर लेंगे इसे। चीजों को देख रहे होंगे। और थोड़ा और कैटाइन बड़ा कर देंगे, स्थिति और बढ़ जाएगी ऐसे। तो देख रहे जैसे जैसे ये यहां पे और बढ़ जाएंगे थोड़े से एनाइन, तो जैसे जैसे कैटाइन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ एनाइन जो इसे घेरेंगे अपोजिट चार्ज वाले वो बढ़ जाएंगे। भाई सीधा है, छोटा सा कैटाइन है तो उसे 2 ही गोले घेर लेंगे। थोड़ा बड़ा हो जाएगा 3 हो गए, और बड़ा हो जाएगा 4, और बड़ा हो जाएगा 6, और बड़ा हो जाएगा 8। तो कैटाइन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ एनाइंस भी बढ़ते जाएंगे, पैकिंग में नंबर ऑफ एनाइंस बढ़ेंगे। इस चीज को आप देख रहे होंगे, साइज से जानिए। तो इस तरह से यहाँ पे चीजों को समझ चुके हम लोग कि बहुत आसानी से अगर कैटाइन जितना छोटा होगा नंबर ऑफ एनाइंस उतने ही कम होंगे, मीनिंग क्लोज पैकिंग उतनी ही कम होगी, मॉलिक्यूल उतना ही आयनिक कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो मीनिंग ज़्यादा क्लोज पैकिंग होनी चाहिए, उसके लिए कैटाइन का साइज हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो कैटाइन का साइज हमेशा कैसा होगा? वेरिएबल होगा, बदलने वाला होगा। और एनाइन का साइज हमेशा, एनाइन तो एक ही टाइप का होगा, कैटाइन का साइज यहाँ पे बदलने वाला होगा, हमेशा वेरी करेगा। और इस क्लोज पैकिंग को करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कैटाइंस के चारों तरफ कौन होना चाहिए? एनाइंस होने चाहिए आपस में। मीनिंग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इन क्लोज पैकिंग कैटाइंस should be surrounded by maximum number of anions। अगर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी रखनी है तो कैटाइन ज़्यादा से ज़्यादा एनाइंस के द्वारा घिरा होना चाहिए। क्लियर हुआ? रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, इन क्लोज पैकिंग एनाइंस should not be touch to each other। मीनिंग एनाइंस एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। एनाइंस एक दूसरे को टच करेंगे तो वो रिपेल कर देंगे, रिपेल कर देंगे तो क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा भाई साहब। तो कहीं न कहीं ये टच नहीं करने चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। कभी भी हमें टच नहीं करने चाहिए और हमेशा एक चार्ज को अपोजिट चार्ज घेरे पैकिंग में। तो मीनिंग थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इन क्लोज पैकिंग आयन शुड बी सराउंडेड बाई, कोई भी हो, चाहे कैटाइन हो चाहे एनाइन, सराउंडेड बाई अपोजिट चार्ज आयंस इन मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम में एक चार्ज अपोजिट चार्ज द्वारा कवर होना चाहिए, मीनिंग घिरा होना चाहिए। उन्हीं आयंस को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इन तीनों पॉइंट्स को जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसी के हिसाब से आगे हम लोग जाने वाले हैं, आगे हम लोग रन करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लें, मैं हट गया हूं बेटा, जल्दी करें, चीज़ों को समझें आसानी से। ओके, हो गया? तो अब
यहां पे हम लोग समझ चुके हैं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्लियर हो गया कि इस क्लोज पैकिंग में हमारे कैटाइन का जो साइज होगा वो हमेशा छोटा होगा, इसलिए कैटाइन हमें हमेशा कैसा यूज करना पड़ेगा, बड़ा यूज करना पड़ेगा। जब बड़ा यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनाइन से सराउंड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, क्लोज पैकिंग बढ़ जाएगी, मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो स्टेबल होने के लिए अगर हम लोग देखते हैं स्टेबल आयनिक क्रिस्टल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पे ग्रेटर साइज ऑफ एनाइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेटर साइज ऑफ एनाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ greater size of cation and maximum number of anions should be used in packing. Radius ratio should be high. ठीक है, पॉइंट क्लियर हुए। अब यहीं पे अगर हम लोग एक तो ये लिख लीजिए बढ़िया पॉइंट, यहां पर हमने बातों को बता दिया। दूसरा पॉइंट और आपको पता, ये कैटाइन का साइज हमेशा एनाइन से कैसा होगा, छोटा होगा। तो मीनिंग क्या हुआ, रेडियस रेशियो क्या होता, आर कैटाइन अपॉन आर एनाइन। तो ये जो वैल्यू आएगी ऑलवेज लेस देन 1 से हमेशा छोटी आएगी, मतलब 0.155, 0.225, 0.4145, 0.732, है ना। तो मीनिंग ये वैल्यू इस तरह से आनी, 1.00 तब आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर रेडियस रेशियो 1 आता है, तो अगर रेडियस रेशियो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, इट मीन्स क्या है, आर पॉजिटिव इक्वल टू आर नेगेटिव, साइज ऑफ कैटाइन इक्वल टू साइज ऑफ एनाइन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी केस हम लोग ध्यान रखेंगे। और यहां से हमारा 0 से लाई करना, 0.00 से अगर हम लोग लाई कराते हैं इस तरह से, कुछ तो होगा ही होगा। तो यहां से ऐसे लाई होता चला जाएगा और 1 तक जाए, तो इनके बीच में ही रेडियस रेशियो की वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल हमें बताती है। तो यहां से इस पॉइंट को अच्छे से हम लोगों ने सीख लिया। तो अगर रेडियस रेशियो 1 हो जाएगा तो कैटाइन एनाइन के साइज दोनों के कैसे होने वाले हैं, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे बात आ गई समझ में। तो इस तरह से ये हमारा हम लोग अरेंज कर सकते हैं, मीनिंग देख सकते हैं कि वैल्यू कहां से कहां तक लाई करने वाली है। तो ये वैल्यू लाई यहाँ पे करेंगी, 1 से कभी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, रेडियस रेशियो की 0 से 1 तक ही लाई करने वाली है। ठीक, 0 भी नहीं होगी भाई। अगर रेडियस 0 कब होगी, जब ये इन्फिनिटी हो जाए, अज्ञात हो, हमें पता ही ना हो, तब 0 केस में होगा, नहीं 0 नहीं होगी, 0 नहीं ही होगी एक तरह से। तो यहां से ये वैल्यू होंगे, इनके बीच में लाई वैल्यू करेंगी हमेशा, और 1 से ऊपर कभी होगी नहीं, ये आपको खुद ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। अब हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होने वाली है, इस तरह से हम लोग चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए चलिए स्क्रीनशॉट ले बेटा, हो गया। तो एक का हम आपको ड्राइव करके दिखाएंगे, उसी के हिसाब से देखिए, ड्राइविंग कहीं किसी एग्जाम में नहीं आने वाली है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट से टेबल तैयार कर लेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन हम लोग कर ले जाएंगे। अभी तक जितने भी हम लोगों ने रेडियस रेशियो में पॉइंट पढ़े, रेडियस रेशियो क्या है एक बार क्विक रिवीजन करें 1 मिनट में सभी लोग। रेडियस रेशियो का मीनिंग क्या, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, इट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस, रेडियस रेशियो इक्वल टू रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन हमेशा एनाइन से छोटा होगा, इसलिए ये वैल्यू हमेशा 1 से
कम ही होगी, मैक्सिमम 1 हो सकती। 1 तब होगी जब हमारा कैटायन एनाइन का साइज बिल्कुल बराबर हो जाएगा। रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होगा आयनिक कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा, मीनिंग कैटायन का साइज उतना ही बड़ा होगा। जितना ज़्यादा कैटायन का साइज बड़ा होगा एनाइंस उसे उतनी ही ज़्यादा संख्या में घेरेंगे। एनाइन यूज होंगे पैकिंग की फॉर्म में, इसलिए ज़्यादा क्लोज पैकिंग हो जाएगी, आयनिक क्रिस्टल ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, सीधे सारी बातों को अगर एक बार में लेक्चर कोई पॉइंट आपको तो दोबारा देखिए, हर चीज़ समझ में आएगी। लेकिन ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। और अगर हमारा जितना बड़ा कैटायन होता जाएगा हमारा स्टेप रेडियस रेशियो उतना ज़्यादा होता जाएगा, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। आयनिक कंपाउंड मीनिंग आयनिक सॉलिड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो कहाँ किस किस के बीच में लाई करेंगे, किस किस तरह के यहाँ पे हमारे किस किस तरह की पैकिंग होगी, कौन कौन सी पैकिंग आएंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अब आगे देखने वाले हैं। तो बेटा देखिए, अगर सपोज दैट ये कैटायन है हमारे पास, क्लियर, तो इसे इस तरह से ये एनाइंस घेर रहे हैं, इस तरह से सपोज दैट ये 3 एनाइंस ने इसे इस तरह से घेर लिया, इस तरह से 3 एनाइंस इसे घेरे हुए हैं। ठीक, ये आपस में हमने कहा था कभी भी ये आपस में टच तो नहीं करेंगे, स्फेरिकल टाइप के होंगे। ये थोड़ा घूम गया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कैटायन हो गया और यहीं से इस तरह से स्फेरिकल, और कैटायन एनाइन का साइज हमेशा स्फेरिकल ही होना चाहिए, तो ज़्यादा स्टेबल बनेंगे, स्फेरिकल ही होने चाहिए इस तरह से। स्फेरिकल टाइप का नहीं बन पा रहा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बनेगा इस तरह से, ऐसे बनाता हूं मैं। और यहाँ पे आपको जब मैं बनाऊंगा तब तो टच होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये टच होता नहीं है ना। मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे आप लोग भी इसी तरह से करिए अपनी कॉपी में, इन सेंटर्स को ऐसे मिलाऊंगा, देखो इस तरह से बेटा मिला दिया, और इसके सेंटर से इस पे ऐसे हमने क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा। ठीक, इस तरह से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, या फिर इसकी तरफ परपेंडिकुलर डाल दो, यहां डाल देते हैं ऐसे। ओके बेटा, तो और एक इस तरह से डाल दूं तो एक ये ट्रेंगल बन जाएगा, ABC बन जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये जब इक्वल लेंथ होंगी ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लाल बटे कक्का यूज कर लेते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं 10th में। तो यहाँ पे cos 30 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, लाल बटे कक्का, मतलब ये आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। कर्ण सबसे बड़ी जो लेंथ हमारी होगी यहाँ पे, तो यहाँ से बहुत आसान से देखिए, तो ये जो लेंथ हमारी होगी ये इस तरह से, ये सबसे बड़ी लेंथ यही होगी, तो ये आधार हमारा हो जाएगा। आधार कितना होगा, R, और ये लेंथ कितनी होगी हमारी, R प्लस R। R प्लस R क्योंकि हमने इसकी कैटायंस की रेडियस को स्मॉल r मान लिया वॉइड की तरह, और ये स्फीयर की रेडियस को r मान लिया हमने यहाँ पे। तो ये cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, R/r प्लस r, इसे 2/√3 लिख दें, तो ये r ये प्लस अपॉन r। तो एक की कैलकुलेट करूंगा मैं, इसी हिसाब से आगे हमारी बढ़ती जाएगी। तो यहां से बेटा इसी तरह से, तो इसे 2/√3 आ जाएगा, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस r अपॉन r। तो यहां से r अपॉन r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/√3 माइनस 1। तो r अपॉन r इक्वल टू 2 माइनस √3/√3 हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे, r अपॉन r इक्वल टू 2 माइनस 1.732/1.732। इसे सॉल्व करेंगे तो ये r अपॉन r इक्वल टू आ जाएगा 0.155। क्लियर, तो मीनिंग r इक्वल टू 1.55 r। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं
कि अगर एनाइन की रेडियस का इतना टाइम्स होगा कैटाइंस की रेडियस एनाइंस की रेडियस की इतने टाइम्स अगर होगी तो यहाँ एनाइन से 3 टच करेंगे, मीनिंग ट्राइगोनल बनेगा। कैसी पैकिंग हो जाएगी? ट्राइगोनल पैकिंग हो जाएगी। ओके। और अगर इसे और थोड़ा सा साइज बढ़ाएं तो इसे 4 टच करने लगेंगे ऐसे, मीनिंग 4 एनाइन इसे घेरेंगे ऐसे बेटा। तब यहां पे जो हमारा R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.225 R लगभग आ जाएगा। इसी तरह से और थोड़ा साइज बढ़ाएंगे, बातों को समझिए बात मेरी, तो इसे 6 टच कर सकते हैं। और बड़ा थोड़ा साइज करेंगे तो इसे 6 टच करेंगे ऐसे, मतलब 6 द्वारा ये सराउंडेड हो जाएगा। कौन हमारा? ये कैटाइन माइनस 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 माइनस, तो ये इसे तो हम लोग टेट्राहेड्रल कहेंगे, इसे ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। 6 टच कर रहे हैं तो यहां की वैल्यू जो होगी लगभग R इक्वल टू, यहां पे चीजों को समझे बेटा, ये तो चीज हमने यहां कर दी। पहले इतना एटॉमिक साइज लिया, 3 टच कर रहे हैं, और बढ़ाएंगे एटॉमिक साइज 4 टच करेंगे, और आगे बढ़ाएंगे 6 टच करेंगे, तो ये वैल्यू लगभग 0.414 के आसपास आनी चाहिए, लगभग में आएगी। इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे तो 8 टच करेंगे, 8 टच करने से क्यूबिक बन जाएगा, है ना, और वो वैल्यू 0.732 के आसपास चली जाएगी हमारी। तो इस तरह से ये अब सारी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एक में कैलकुलेट कर लिया हमने, उसके बाद इस तरह से थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग आसानी से टेबल को बना लेंगे। जल्दी से स्क्रीन सॉल्व लें, बात समझ में आ गई होगी। तो अब ये बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए, अपनी टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए। स्क्रीन सॉल्व लें जल्दी से बेटा, आगे बढ़े फिर रेडियस रेशियो में बेहतरीन तरह से आगे बढ़ते हुए। कंप्लीट हो गया, ले लिया, चलिए। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स और लिखेंगे, उसके बाद फाइनल टेबल बनवा देता हूं आपको बहुत आसानी से, फाइनल टेबल बनवा दूंगा। अब अगर कैटाइंस ऑक्यूपाइंग, 2 पॉइंट और रखिए, कैटाइंस ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वोइड्स साइट, कौन सा? टेट्राहेड्रल वोइड साइट को कवर करेंगे। तो आपको पता होगा टेट्राहेड्रल वोइड की रेडियस में और किसमें रिलेशन ड्राइव किया था? स्फीयर की रेडियस। अब भाई वोइड की जगह कौन पहुंच जाएगा? कैटाइन। तो यहां क्या हो जाए? RC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.225 R, ठीक। R की जगह RA, A9 आ जाएगा। भाई क्या था रिलेशन? ड्राइव कर चुके हम लोग, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वोइड एंड स्फीयर, मीनिंग एटम की रेडियस में क्या किया था हमने? R इक्वल टू 0.225 R। तो यहां पे अब जो हमारा वोइड होगा उसकी जगह तो कैटाइन पैक होगा, और पैकिंग में एनाइन जाएगा आयनिक में, तो रिलेशन क्या आ जाएगा टेट्राहेड्रल वोइड में जब जाएगा ये। और इसी तरह से कैटाइंस ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वोइड साइट, टेट्राहेड्रल साइट, तब क्या रिलेशन होगा? RC इक्वल टू 0.414 RA, याद रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये रिलेशन, ये भी दोनों याद रखेंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये तो वहीं से रिलेशन आ गया जो हम लोग ड्राइव कर चुके। दोनों पॉइंट्स को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आगे। फिर अब मैं आपको बेहतरीन तरह से टेबल और बनवा दूं। अब आपको बार बार ड्राइव नहीं करना है, चीज़ों को समझ जाना है बस, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हो गया फाइनल। अब फाइनल हम लोग रेडियस रेशियो का निचोड़ निकाल लेंगे। उसके बाद अगला लेक्चर होगा क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे NaCl, CsCl वगैरह। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 में होगा, बनाने वाले हैं। चलिए, बेहतरीन, बहुत अच्छे से। तो एक तरफ लिखेंगे, एक कॉलम में लिखेंगे रेडियस रेशियो, है ना, और एक में कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, ठीक। एक में एग्जाम्पल से 1-2 लिख लेते हैं,
अगर रेडियस रेशियो बेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0.11 से, 155 से, अभी अभी हमने ड्राइव किया था, कहाँ तक जाए, 0.225 तक जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, क्या होगा, 3। जो पैकिंग होगी ट्राइगोनल होगी। इसका एग्जांपल B2O3 ले सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इसी तरह से अब हमने कहा था जब चार टच करेंगे तो वैल्यू यहां से स्टार्ट हो जाएगी, तो 0.225 से 0.414। अब जब 6 आ जाएंगे तो इतनी हो जाएगी, तो 0.414 से 0.732। जब 8 हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 0.732 से 1.00। यही चीजें बताई थी अभी, देखिए बन गई टेबल। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, टेट्राहेड्रल पैकिंग हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। इसके एग्जाम्पल होंगे ZnS एंड CuX। CuX मीनिंग कॉपर हैलाइड के, CuCl, CuBr, CuI आने वाले हैं यहाँ पे। इन्हीं के आगे भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम लोग, क्लियर। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे अब हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऐसे में ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी पैकिंग। और इसके एग्जाम्पल है बेटा NaCl है, LiBr है ना, LiCl है, MgO है। ये सब इसके हमारे एग्जाम्पल होने वाले हैं, ऑक्साइड्स वगैरह। इसमें NaCl आएगा और लिथियम के हैलाइड्स और अल्कलीन मेटल के ऑक्साइड आ जाते हैं इसमें। अब इसका मीनिंग ये हमारी ये क्यूबिक हो जाएगी, CCP पैकिंग हो जाएगी यहाँ पे, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका एग्जांपल CSCl है, क्या है, CSCl। तो CSBr इसी में आएगा, TLBr, TLCl, तो ये NH4Cl, ये सब इसमें आने वाले हैं। तो इस तरह से ये टेबल हमारी बन गई यहाँ पे। अब अगर इसमें पूछा था CS की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8, Cl माइनस का कितना, 8, ये भी हम लोग बता सकते हैं। Na प्लस का 6, Cl माइनस का 6, इसी तरह से इनमें बता सकते, इनमें 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग ये बता सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये रेडियस रेशियो का निष्कर्ष, अभी एक एक का बना के भी मैं आपको बताऊंगा। अगले लेक्चर में NaCl का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, MgO, CSCl सभी के स्ट्रक्चर बनाएंगे बाकायदे से सिस्टमेटिक। ये रेडियस रेशियो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। रेडियस रेशियो के बारे में समझ लिए हम। रेडियस रेशियो आखिरकार है क्या, कैसे आयनिक कंपाउंड इस पर डिपेंड है, क्या वास्तविक चीज़ें, एक छोटे से छोटे बड़े से बड़ा पॉइंट हम लोगों ने समझा, चीज़ों को जाना। इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाएगा, क्रिस्टल का टाइप पूछ लिया जाएगा, कैसी पैकिंग है, इस तरह से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। किस किस के बीच रेडियस रेशियो लाई करेगा, सारी बातें यहाँ पे हमारे सामने हैं, ठीक है। तो ये रेडियस रेशियो कंप्लीट हुआ। अगला जो हमारा बेटा लेक्चर होगा उसमें हम स्पेशली आप आयनिक सॉलिड्स के क्रिस्टल्स बनाएंगे, जिसमें AB टाइप, NaCl, CSCl है ना, इनके बनाएंगे। और AB to A2B टाइप, जैसे हमारा आ जाएगा CaF2 है, Na2O, इनके आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊंगा मैं, जिसमें चीज़ों को देखेंगे कैसे ये पैकिंग हो रही है, कैसे एनाइन पैक होते हैं और हमारे कैटाइंस वॉइड की पोजीशन में पैक होते हैं। ये सारी चीज़ें जानेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। अच्छे से कर लीजिए, इसके नोट्स यहाँ तक बना लीजिए। अगले लेक्चर में हमारे सभी टेंजेंटर्स, कॉन्सेप्टर्स और स्कॉलर्स इकट्ठे होने वाले हैं। बेटा जो हमने एक बात आपसे कही, इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि आप बहुत हैवी बुक्स वगैरह में पढ़ के अपने आप को परेशान कर लेते हैं। ये नहीं करना है। सबसे पहले अपनी NCERT का एक एक एग्जाम्पल, एक एक इंटेक्स क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। अच्छे से एक एक लेक्चर को हमारे देखिए, नोट्स बनाइए, फिर क्वेश्चंस को करिए। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो आप बेस हैं, जा रहे हैं। अब देखिए तरह तरह की बुक्स उठा के एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को पढ़ के आप अपने आप को परेशान करने लगते हैं, तो वो दिक्कत में। कोई भी एग्जाम हमारे देश की हो, चाहे IIT JEE हो या मेंस हो या हमारी नीट हो या और CBSE बोर्ड, तो जानते ही कोई NCERT से बाहर नहीं जाता बेटा। पहले NCERT एक्सप्लोरर को कवर करें, चीज़ों को अच्छे से समझें, प्रैक्टिकली थोड़ा अपना भी दिमाग लगाएं। इतना ज़्यादा हमें हाइपरटोनिक होने की जरूरत
नहीं है, अभी आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको चीज़ों से को अच्छे से जांचना है, अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को करना है, बस ज़्यादा हैवी वे में मत जाइए। अभी आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करिए, फिर एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा, तरह तरह के लेक्चर, हर तरह की प्रैक्टिस आपको मैं करा दूंगा। आप अपनी बुक से एनसीईआरटी से वगैरह के भी क्वेश्चन लगाते रहिए बराबर, फार्मूला डिटर्मिनेशन, डेंसिटी पे और कई टाइप, लगभग में लेक्चर मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। आयनिक रेडियस पे या फिर रेडियस रेशियो पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं 1 मार्क्स के, लगभग में कोऑर्डिनेशन नंबर वाले अभी जैसे ही स्ट्रक्चर बना लेंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, एनायन कैटायंस के बीच की डिस्टेंस निकालने वाले, तो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन लगभग में कवर हो जाएगा सॉलिड स्टेट का। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, डेंसिटी वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे एनायन कैटायन के बीच की डिस्टेंस निकालने वाला अगले लेक्चर में जैसे ही हम लोग क्रिस्टल्स बनाएंगे NaCl CaCl वगैरह के, वो एकदम होने लगेंगे क्वेश्चन। तो 3 टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में मोस्टली हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। सारे लेक्चर को अच्छे देख लीजिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करिए, एक एक एग्जाम्पल करिए। किसी क्वेश्चन में समस्या आती है तो अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करें, पूछें, मैं आपकी तुरंत मदद करूंगा। और इसी तरह से जुड़े रहिए, अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड को मजबूत करते रहिए। हम सब मिलकर इस सेशन में धमाल मचाने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।